क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 8 हमारा पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो परि जोड़ आवरण, परि मीन्स चारों ओर और आवरण मीन्स वातावरण। तो हमारे चारों ओर के वातावरण को ही हम बोलते हैं पर्यावरण। अब यहाँ से जानेंगे पर्यावरण जीवों के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है एवं जिससे वह प्रभावित होता है उसे हम पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। तो यहाँ पर अजैव मीन्स हो गया निर्जीव और जैव मीन्स हो गया सजीव। करा पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जीवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? पारिस्थितिक तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र में आता है अजैव घटक और जैव घटक। अजैव घटक निर्जीव है, अजैव घटक सजीव है। निर्जीव में अजैव घटक में मृदा, वायु, जल, प्रकाश, ताप आ गया। जैव घटक में पौधा, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, धारी ये सभी आ गए। तो ये थे पारिस्थितिक तंत्र के कुछ घटक। आगे कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। एक पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित दो अवयव होते हैं। पहला हो गया अजैव जिसमें जीव नहीं है अर्थात निर्जीव है। दूसरा जैव अवयव जो जीवित है अर्थात सजीव है। ये दोनों अवयव परस्पर क्रियाशील तथा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो एक जैव एक अजैव। अजैव अवयव इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला भौतिकी वातावरण, इसमें मृदा, जल तथा वायु सम्मिलित होते हैं। पोषण, इसके अंतर्गत विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। जलवायु, सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता, दाब इत्यादि मिलकर जलवायु का निर्माण करते हैं। जलवायु पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या, उसके वितरण, मेटाबॉलिज्म तथा व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने में हमें जलवायु, पोषण और भौतिकी वातावरण ये सभी महत्वपूर्ण रूप से पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष रूप से जैव अवयव के प्रकार का निर्धारण अजैव अवयव के गुणों पर करता है। तो हम जानेंगे पारिस्थितिक तंत्र में जैव भी और अजैव दोनों गुण मिलकर ही इस पर निर्भर करता है। अब हम जानेंगे जैव अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पादक। उत्पादक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। कहा जा रहा है जो भोजन का संश्लेषण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे। दूसरा है उपभोक्ता, तो जो उत्पादक को खाता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो कह रहा है जो पौधे और उनके विभिन्न उत्पादकों को खाते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें हम रख सकते हैं मनुष्य, जीव जंतु, गाय भैंस वगैरह वगैरह को। अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता कब ये कहलाते हैं? जब कोई जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है और उनका शरीर में जो सूक्ष्म जीव लगकर उनकी मृत्यु को फिर पुनः ही वातावरण की ओर संतुलित कर देता है अर्थात सड़ा गला देता है, उसी को हम अपघटनकर्ता कहते हैं। कह रहा है ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा इससे उत्पन्न पोषण और गैसों को फिर वातावरण में छोड़ देते हैं, अपघटनकर्ता कहलाता है। तो यहाँ बोल रहा है वातावरण में पोषण उत्पन्न करते हैं और गैसों को फिर वातावरण में छोड़ देते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। अब है उत्पादक के बारे में, एकक के बारे में हम जानेंगे और डिटेल से जानेंगे। उत्पादक हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि एकमात्र जीव है जिसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यही हुआ उत्पादक जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके और भोजन बना करके और स्वयं को परपोषित करता है, स्वयं को स्वपोषित करता है, तो वो उत्पादक कहलाता है, यानी भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी हरे पौधे चूंकि अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी का अर्थ ही होता है भोजन का स्वयं निर्माण करना। हमारा पर्यावरण। उपभोक्ता, उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं क्योंकि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ये स्वयं भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर ही पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। ऐसे सभी जंतु परपोषी भी कहलाते हैं।
उपभोक्ता को 3 श्रेणी में बांटा गया है। उपभोक्ता कहते किसको हैं? तो जो उत्पादक पर निर्भर रहता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। तो इसकी 3 श्रेणियाँ हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता आते हैं जो उत्पादक को भोजन के रूप में मुख्य रूप से ग्रहण करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में हम ले आते हैं शाकाहारी जीव को, शाकाहारी जीव को, जितना शाकाहारी जीव है उस सब के सब आएगा प्राथमिक उपभोक्ता में। अर्थात ये खाएगा किसको? तो उत्पादक को, उत्पादक को ये खाएगा, इसी कारण इसको हम शाकाहारी को लाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। द्वितीय उपभोक्ता, तो ये जो शाकाहारी है इसको जो खाएगा उसको हम द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। द्वितीय उपभोक्ता में लाएंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसी को हम बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता, अर्थात शाकाहारी को खाने वाला, शाकाहारी का भक्षण करने वाला, भक्षण करने वाला। तो ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता में कौन आएगा? जो द्वितीय उपभोक्ता को भी भक्षण कर ले उसे हम कहते हैं तृतीय उपभोक्ता। यदि हम उदाहरण के तौर पर जाने तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि ये सूर्य से प्राप्त किया ये घास, तो घास उत्पादक हो गया, उत्पादक हो गया। अब घास को खाया ये ग्राफ शॉपर अर्थात टिड्डा, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ये जो है टिड्डा यानी ग्राफ शॉपर, इसको खाया मेढक, तो मेढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता, मेढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता। मेढक को खाया सांप, सांप हो गया तृतीय उपभोक्ता। सांप को खाया बाज, बाज हो गया उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी चतुर्थीय उपभोक्ता। तो ये जो है इस प्रकार के एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला के बारे में बताया गया है। तो उसी प्रकार हम यहाँ से जानेंगे प्राथमिक उपभोक्ता जो हर एक उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को उपभोग करते हैं, तृतीय उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता को उपभोग करते हैं। उसके बाद जानेंगे अपघटनकर्ता या अपमर्जक। पौधे और जंतुओं, उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर तथा जंतुओं के मृत शरीर वाज्य पदार्थों का जीवाणुओं द्वारा कवकों द्वारा अपघटन किया जाता है, अतः जीवाणु और कवक अपघटनकर्ता या अपमर्जक कहलाते हैं। ये अपघटन के द्वारा मृत जीवों के शरीर और वाज्य पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों में अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मुक्त कर देते हैं। गैसीय तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि वायुमंडल में चले जाते हैं, जबकि अन्य ठोस एवं द्रव पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर जलमंडल के भाग बन जाते हैं। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव सूक्ष्म उपभोक्ता या सेप्रोट्रॉप भी कहलाते हैं। तो अपमर्जक या अपघटनकर्ता हुए कहलाते हैं जब कोई जीव की मृत्यु होती है तो उस जीव के शरीर का सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन कर पुनः वायुमंडल में मिला लिया जाता है, तो वैसे जीव अपघटनकर्ता कहलाते हैं। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव सूक्ष्म उपभोक्ता या सैप्रोट्रॉप भी कहलाता है। तो हम जाने थे जीवाणु और कवक जो होते हैं ये सभी सूक्ष्म उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। तो उपभोक्ता होता क्या है? तो उपभोक्ता वे कहलाते हैं जो उत्पादक का उपभोग करते हैं, अर्थात उत्पादक को खाते हैं। यहाँ का रहा आहार श्रृंखला। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह जिसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों के इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। सौर ऊर्जा का प्रग्रहण उत्पादक जीव हरे पौधे करते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घास, ग्रासहॉपर, मेढक, सार्प तथा गिद्ध एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब में शैवाल, छोटे जंतु, छोटी मछली, बड़ी मछली, फिर मछली खाने वाले पक्षी या अन्य जंतु एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे शैवाल हो गया छोटा छोटा, ये उत्पादक हो गया, छोटे छोटे ये हो गए कीड़े मकोड़े, ये हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ के बाद है मछली, मछली इसको खा रहा है छोटा छोटा कीड़ा को, तो हो गया द्वितीय उपभोक्ता। छोटा छोटा मछली को खा रहा है ये पक्षी, तो ये हो गया तीसरा उपभोक्ता। और जब इसके अपशिष्ट बनेंगे तो ये बनेंगे बैक्टीरिया या अपघटनकर्ता। जब इसमें किसी भी जीव की मृत्यु होगी तो वो किस में आएगा? बैक्टीरिया अपघटनकर्ता में आएगा। अगर इसे हम श्रृंखलाबद्ध सजाएं तो इस शैवाल हो गया पहला, कीट, मछली, पक्षी
और अपघटनकर्ता। शैवाल उत्पादक के रूप में कीट प्राथमिक उपभोक्ता, मछली द्वितीयक उपभोक्ता, पक्षी तृतीयक उपभोक्ता और अपघटन करता। इस प्रकार के श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो था ये मृदु जलीय तालाब की एक आहार श्रृंखला थी। अब जानेंगे कई आहार श्रृंखलाओं में पांचवी या छठी कड़ी जो होता है उस समान आहार श्रृंखला को बनाता है। जैसे घास है, घास को खाया ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को मेढक, मेढक को सांप, सांप को गिद्ध। तो ये एक श्रृंखला है। दूसरा है शैवाल को छोटा जंतु, छोटा को छोटी मछली, छोटी को बड़ी मछली, बड़ी को मांसाहारी पक्षी। ये भी आहार श्रृंखला है। अगला आहार श्रृंखला में पौधा को कृमि खाया, कृमि को चिड़िया खाया, चिड़िया को बिल्ली खा गया। अगला आहार श्रृंखला में घास को हिरन खाया, हिरन को बाघ खाया। तो यहाँ से देखेंगे ये जो घास को ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को मेढक, मेढक को सांप, सांप को गिद्ध, ये मैदानी श्रृंखला हो गया, मैदानी श्रृंखला। ये जो शैवाल है, शैवाल को छोटा जंतु, छोटा जंतु को छोटा मछली, छोटा मछली को बड़ा मछली, फिर मांसाहारी पक्षी। ये हो गया तालाबी श्रृंखला या मृदु जलीय श्रृंखला। पौधा को कृमि, कृमि को चिड़िया, चिड़िया को बिल्ली, ये भी मैदानी श्रृंखला। घास को हिरन, हिरन को बाघ, ये जो हो गया ये वन स्थलीय श्रृंखला। यहाँ दर्शाया गया सूर्य का प्रकाश से उत्पादक के पास गया हरा पौधा हिरन यानी शाकाहारी जंतु है, तो घास को खाया यानी उत्पादक को खाया हिरन, हिरन को खाया बाघ, तो हिरन जो है शाकाहारी, शाकाहारी को बाघ यानी मांसाहारी खाया। तो जब इस प्रकार की श्रृंखला दर्शाई जाती है तो इसे कहा जाता है वन पारिस्थितिकी तंत्र की एक आहार श्रृंखला। अब यहाँ जानेंगे आहार जाल। आहार जाल, आहार जाल क्या है? तो यहाँ जानेंगे पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखला पाई जाती है। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी ना होकर एक दूसरे से तिरछा या अड़े तिरछे जुड़कर एक जाल सा बनाती है। आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को आहार जाल कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करते हैं। जैसे पौधा को ग्रासहॉपर खाया, इसको बाज खाया, पौधा को ग्रासहॉपर खाया, इसको गिरगिट खाया और इसको बाज खा गया। पौधा को खरगोश खाया, खरगोश को बाज खा गया। पौधा को चूहा खाया, चूहा को सांप खाया, सांप को बाज खा गया। पौधा को चूहा खाया, चूहा को बाज खा गया। इस प्रकार से श्रृंखला बनाई जा रही है। ये जो श्रृंखला है आहार जाल की है, क्योंकि इसमें पौधा हो गया प्राथमिक उत्पाद, ये उपभोक्ता यानी कि उत्पादक हो गया, ये पौधे हो गए उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता इस श्रेणी में, द्वितीयक उपभोक्ता इस श्रेणी में, तृतीयक उपभोक्ता आगे की श्रेणी में। हम जानेंगे आहार जाल और आहार श्रृंखला में क्या अंतर है। तो आहार जो जाल होता है वो एक चरण से, जैसे पौधा को ग्रासहॉपर खाया, पौधा को खरगोश खाया, पौधा को चूहा भी खाया। यहाँ देखेंगे ग्रासहॉपर को बाज भी खाया, ग्रासहॉपर को गिरगिट भी खाया। यहाँ देखेंगे खरगोश को बाज खा रहा है जबकि गिरगिट को भी बाज खा रहा है। तो ऐसी श्रृंखला जब होती है तो इसे हम आहार जाल कहते हैं। लेकिन जब पौधा को ग्रासहॉपर खाया, ग्रासहॉपर को सिर्फ बाज खाया, जब इस प्रकार की श्रृंखला बनती है तो इसे हम बोलते हैं आहार श्रृंखला। तो यहाँ पर आहार जाल है जो एक दूसरे से अड़े तिरछे जुड़े होते हैं। देखेंगे पौधा है, पौधा को खाया ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर फिर खाया, पुनः खरगोश खाया, पुनः चूहा खाया, पुनः चूहा खाया। ग्रासहॉपर को यहाँ बाज खाया, ग्रासहॉपर को यहाँ गिरगिट खाया, गिरगिट को बाज खाया। खरगोश घास को खाया, खरगोश को बाज खाया। पौधा को चूहा खाया, चूहा को सांप खाया, सांप को बाज खाया। यहाँ से पौधा को चूहा खाया, चूहा को बाज खाया। तो ये एक श्रृंखला रूपी संरचना बनाती है, इसी को हम बोलते हैं आहार जाल। ये जाल रूपी जो श्रृंखला बनाई है इसी कारण इसे बोलते हैं हम आहार जाल। अब ये पोषी स्तर क्या है? तो कहा जा रहा है आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन यानी ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला कई पोषी स्तरों का बना होता है। इसका प्रत्येक चरण एक पीढ़ी एक पोषी स्तर बनाता है। पोषी स्तर के रूप में हम जानेंगे प्राथमिक पोषी स्तर में आएंगे घास, प्राथमिक पोषी स्तर में आएगा घास, द्वितीयक पोषी स्तर में आएगा टिड्डा, तृतीयक पोषी स्तर में आएगा मेढक, चौथा पोषी स्तर में आएगा बाज, पांचवा पोषी स्तर में ये सांप और पांचवा पोषी स्तर में आएगा बाज।
तो इस प्रकार प्राथमिक पोषीय स्तर, द्वितीयक पोषीय स्तर, तीसरे पोषीय स्तर, चौथा पोषीय स्तर इस प्रकार बटे होते हैं। ये पौधा यहाँ उत्पादक होता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता होता है। लेकिन यहाँ पर जो उत्पादक होता है वही कहलाता है प्राथमिक पोषीय स्तर, इसी से पोषण मिल रही है। ये कहलाता है द्वितीयक पोषीय स्तर, ये तृतीयक पोषीय स्तर और ये चौथी पोषीय स्तर। इस प्रकार से ये पोषीय स्तर का निर्माण करते हैं। यहाँ जानेंगे आहार जाल के बारे में और आहार श्रृंखला के बारे में। तो आहार श्रृंखला जो होता है, आहार श्रृंखला क्रम बाई क्रम चलते रहता है। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता इस प्रकार के जब श्रेणी चलता है तो उसे हम बोलते हैं आहार श्रृंखला। जब ये श्रृंखला अनियंत्रित रूप से और अड़े तिरछे चलती है तो इसे हम बोलते हैं आहार जाल। यहाँ समझेंगे आहार श्रृंखला के उत्पादक हरे पौधे प्रथम पोषीय स्तर है। पोषीय स्तर में अगर गिना जाए तो हरे पेड़ पौधे को प्रथम पोषीय स्तर गिना जाता है। शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक पोषीय स्तर होते हैं। जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो द्वितीयक पोषीय स्तर आते हैं। यहाँ पोषीय स्तर को सबसे इम्पोर्टेंट रखना है। मांसाहारी जंतु को द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है, जबकि उसे जो रखा गया है उच्चतम श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु, तो यहाँ पर से तृतीयक, ये जो है तृतीयक पोषीय स्तर में आएगा, तो इसको हम बोलेंगे तृतीयक पोषीय स्तर। और जो उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी जंतु हैं जिसको तृतीयक उपभोक्ता कहते थे, उसको यहाँ हम बोलेंगे चतुर्थ पोषीय स्तर। अब यहाँ जानेंगे पोषीय स्तर के आधार पर उत्पादक, ये प्राथमिक पोषीय स्तर, प्राथमिक पोषीय स्तर। प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता ये होगा द्वितीयक पोषीय स्तर, पोषीय स्तर। द्वितीयक उपभोक्ता ये होगा तृतीयक पोषीय स्तर। और जो तृतीयक उपभोक्ता आएंगे या उच्च श्रेणी के जंतु आएंगे उन्हें कहा जाएगा चतुर्थ पोषीय स्तर, पोषीय स्तर। तो यहाँ से उत्पादक प्राथमिक पोषीय स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक पोषीय स्तर, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक पोषीय स्तर, तृतीयक उपभोक्ता चौथी पोषीय स्तर। इस प्रकार से पोषीय स्तर के आधार पर बटे होते हैं। यहाँ देखेंगे पौधा मेन है, पौधा को ग्राफ्स पर खा रहा है, पौधा को खरगोश खा रहा है, पौधा को चूहा खा रहा है। अब यहाँ से देखेंगे चूहा को बाज खा रहा है, चूहा को सांप खा रहा है, सांप को बाज खा रहा है, खरगोश को बाज खा रहा है, गिरगिट को बाज खा रहा है। तो इस प्रकार से आहार जाल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। आहार जाल का ये उदाहरण है। ये घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में स्थित आहार जाल, ये घास के मैदान वाले पारिस्थितिक तंत्र है। जबकि इसी में हम छोटे शैवाल को छोटी मछली, बड़ी मछली और कीट के रूप में रखें और पुनः सभी को मिलाकर एक बड़े पक्षी में दें, तो वो जो होगा वो होगा जलीय मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के। तो यहाँ हम जाने मैदानी भाग यानी घास के मैदानी भाग पारिस्थितिकी तंत्र। देखेंगे यहाँ पोषी के स्तर क्या होता है। उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी जंतु चौथा पोषीय स्तर। अब यहाँ से समझेंगे, ये जो है पोषीय स्तर का क्रम जो दिया था वो लिंडमैन दिया था, लिंडमैन दिया था। ये बताए थे कि अगला पीढ़ी में मात्र 10% ऊर्जा जाएगी। अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि 1000 पौधे की संख्या है, छोटे छोटे पौधों की संख्या 1,00,000 है, इसका 10% इसमें जाएगा यानी 10,000 जाएगा, इसका 10% इसमें जाएगा यानी 1,000 जाएगा, इसका 10% इसमें जाएगा यानी 100 जाएगा। तो इस प्रकार का जो पोषी स्तर होता है इसी को कहा जाता है पोषी स्तर का क्रम। पोषी स्तर का क्रम, यहाँ 1,00,000 था, यहाँ 10,000 हुआ, यहाँ 1,000 हुआ, यहाँ 100 हुआ। आगे जो भी श्रेणी आएगा उसमें 10% ऊर्जा का इसी प्रकार प्रवाह होगा। तो इसे पहली बार जो दिया था उस वैज्ञानिक का नाम है लिंडमैन। यहाँ जानेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार्य। एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नांकित 2 मूल प्रक्रियाएं संपादित होती है।
पहला है सौर ऊर्जा। ऊर्जा का मूल स्रोत को हरे पौधे के द्वारा प्रग्रहण होता है और वह अन्य जीवों में खाद्य के रूप में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक पथीय होता है। ये जो होते हैं एक पथीय होते हैं, हमेशा याद रखना है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है एक पथीय होता है। अब जानेंगे दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न अजैव पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल आदि का चक्रीय पथ के द्वारा जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान होता रहता है। तो ये जो होते हैं अजैव पदार्थ, इसमें निर्जीव आते हैं और इनका आदान प्रदान हमेशा होते रहता है वातावरण के बीच। ऊर्जा का प्रवाह क्या है? ऊर्जा का प्रवाह कर रहा है जीवमंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। हरे पौधे द्वारा संश्लेषित ऊर्जा में से कुछ का उपयोग स्वयं पौधों द्वारा मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को संपादन करने में हो जाता है। कहने का अर्थ हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे अपने स्वयं भोजन निर्माण में कर लेते हैं। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुछ ऊर्जा के 10% ऊर्जा का ही हस्तांतरण अगले पोषी स्तर को हो जाता है, यानी हो पाता है, तथा शेष 90% ऊर्जा का व्यवहार विभिन्न प्रकार से होता है। इसमें जो है 10% ऊर्जा का अगला पीढ़ी में जाता है मात्र 10% और बाकी ऊर्जा का ह्रास उस जीव में ही हो जाता है। इसी को कहा जा रहा है ऊर्जा का प्रवाह। 90% जो भोजन होता है उसकी जो ऊर्जा होती है उस जीव के शरीर में ही रह जाता है और उस जीव को जो उससे बड़े जीव खाते हैं उसमें मात्र 10% ऊर्जा उसमें जाता है। कहा जा रहा है जैव आवर्धन क्या है? तो कहा जा रहा है आहार श्रृंखला द्वारा ये रासायनिक विभिन्न पोषी स्तरों से अंततः मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इस क्रिया के दौरान जैव अनिम्नीयकरणीय पदार्थों की मात्रा पहले पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में क्रमशः बढ़ती जाती है। इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। तो इसे ही जैव आवर्धन कहा जाता है। ये है पौधे, यहाँ से ऊर्जा ये लिया, सूर्य का प्रकाश, भोजन बनाया, यहाँ से ऊर्जा गया कीट में, कीट से ऊर्जा गया मेढक में, मेढक से ऊर्जा गया सांप में। तो इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का वातावरण में हस्तांतरण हुआ। इन सबों से ऊर्जा यहाँ दिखाया गया और ये सभी जीव एक बार इनकी मृत्यु होगी और अपघटनकर्ता के रूप में इनका ऊर्जा पुनः पृथ्वी यानी कि पुनः मिट्टी में मिल जाएगी। जहाँ से उत्पन्न होगी ऊर्जा वहाँ मिल जाएगी। तो इस प्रकार ये जो दर्शाया गया है इसमें ऊर्जा का पोषी स्तर बताया गया है। यहाँ पर ये जो है हम संख्या लिए पौधों की संख्या 1 लाख, तो यहाँ हम 1 लाख लिख सकते हैं। तो यहाँ जाएगा 10,000, यहाँ जाएगा 1,000, यहाँ जाएगा 100। इस प्रकार ऊर्जा का पोषी स्तर में एक दूसरे जीव में हस्तांतरण होता रहता है। मानव एवं पर्यावरण। तो मानव हो या जीव जंतु हो, सभी पर्यावरण में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। कह रहा प्रतिदिन अपने क्रियाकलापों से उत्पन्न अनावश्यक पदार्थों को हम जहाँ तहाँ फेंक देते। इन्हीं अनावश्यक पदार्थों को अपशिष्ट कहा जाता है। यानी अपशिष्ट क्या है? तो वे पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल ना हो, यानी हमारे लिए आवश्यकता उसकी कोई ना हो, तो उसे ही हम बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। इन अपशिष्ट पदार्थों को 2 समूहों में बांटा गया है। पहला है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। वे अपशिष्ट जिन्हें हम आसानी से गला सड़ा सकते हैं उसे बोलते हैं जैव। दूसरा है जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट। वे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से सड़ा गला नहीं सकते या जिनकी अपघटन करने में बहुत समय लगता हो। तो जैव निम्नीकरण में आ जाएगा साग सब्जी ये सब के छिलका उलका, और अनिम्नीकरण में हो जाएगा कचरा पॉलीथीन ये सब। करा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट ऐसे अवांछित पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे जंतुओं के मलमूत्र, बहित मल, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, कागज कपास से निर्मित कपड़े, जंतुओं और पेड़ पौधों के मृत शरीर, साधारण घरेलू अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्रदूषण के कारक ऐसे जैविक अपशिष्ट पदार्थों के उदाहरण हैं। ये सभी जितना भी है इन सबों का अपघटन करना बिल्कुल आसान होता है। इसी कारण इसे हम बोलते हैं जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। दूसरा है
जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट। जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट कहा जा रहा है प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है। प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है तथा जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं अर्थात प्राकृतिक विधियों द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट कहलाते हैं। हम प्राकृतिक विधि से उन पदार्थों को सड़ा गला नहीं सकते हैं, इस कारण इसे कहा जाता है जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट। जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट के विभिन्न प्रकार के रसायन इसमें जो आते हैं वो विभिन्न प्रकार के रसायन पॉलीथीन जैसे कीटाणुनाशक एवं कीटनाशक डीडीटी। डीडीटी जो है इसका भी हम जो समझते हैं कि फसल पर डालने के बाद ये नष्ट हो जाता है, ये नष्ट नहीं होता है। ये पौधे के कुछ ऊपरी सतह पर और कुछ मिट्टी की ऊपरी सतह पर बहुत दिनों तक ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पड़े रहते हैं। डीडीटी जो हम छिड़काव करते हैं फसल में। शीशा हो गया, आर्सेनिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, इन सबों को ज्यों ही हम परिवेश में डालते हैं तो इनका अपघटन नहीं होता है, ये सभी परत पर बने रहते हैं। जैसे प्रदूषण के कारक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ के उदाहरण है। तो ये सभी जो उदाहरण है ये हो गया अनिम्नीकरणीय का, जिनका हम आसानी से अपघटन यानी नहीं कर सकते। कचरा प्रबंधन, कचरे को एक जगह एकत्रित कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करने को कचरा प्रबंधन कहते हैं। तो यहाँ पर से बताया जा रहा है कि कचरे को उचित स्थान पर रखना ही कचरा प्रबंधन है। इसके लिए नगर और गांव में कुछ खास वैसे स्थान होते हैं जहाँ पर जाकर कचरा को इकट्ठा किया जाता है, तो वो कचरा प्रबंधन कहलाता है। नगर में विकसित किया गया वो जो नगर पालिका द्वारा उनके द्वारा चलाया गया गाड़ी जिसमें कचरा को आसानी से हम डाल देते हैं और वो दूर ले जाकर कहीं भी कचरे वाले स्थान पर आसानी से एकत्रित कर देता है, तो उसी को कहा जाता है कचरा प्रबंधन। तो कचरा प्रबंधन से यह लाभ होता है कि हम परिवेश में हो रहे गंदगियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। ओजोन परत एवं ओजोन अपक्षय। ओजोन परत एवं ओजोन अपक्षय। अब ओजोन परत है क्या? तो पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी में 5 लेयर हैं। यहाँ है क्षोभ मंडल, यहाँ है समताप मंडल, यहाँ है माध्यम मंडल, यहाँ है ओजोन मंडल। इसको मानते हैं बाहिर या माध्य मंडल, यहाँ हो गया बहिर्मंडल, इसको ही नाम है बाह्य मंडल। तो ये हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और ये मध्य मंडल, ये वायुमंडल। इसी को ही बोलते हैं मध्य मंडल, को ही बोलते हैं वायुमंडल। तो 5 लेयर है। ये जो ओजोन परत पाया जाता है ये यहाँ पाया जाता है समताप मंडल के ऊपर और ओजोन मंडल के बीच में। ये जो पाया जाता है इसको हम बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत यहाँ पाया जाता है। तो कह रहा है ओजोन परत एवं ओजोन अपक्षय। कह रहा है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना O3 का एक स्तर वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच पाया जाता है। यह जीवधारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है, जो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन को जन्म देती है।
सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाता है, जो ऑक्सीजन अणुओं से संयुक्त होकर ओजोन बनाता है। यहाँ पर से दिखाया गया है O2 जो है वो पराबैंगनी किरणें टूटकर OO में बन गया, यहाँ से O प्लस O2 मिला तो बन गया O3। तो इस प्रकार से बनने वाले परत जो होते हैं इसको हम बोलते हैं ओजोन परत। तो ओजोन परत है क्या? तो ओजोन परत है समताप मंडल और ओजोन मंडल के बीच में पाया जाने वाला जो मंडल होता है उसे हम ओजोन परत कहते हैं। कुछ रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोकार्बन FC एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन O3 से अभिक्रिया कर आणविक O2 तथा परमाणविक O ऑक्सीजन में विघटित कर ओजोन स्तर का अपक्षय कर रहे हैं। कुछ सुगंधित सेंट झागदार शेविंग क्रीम, कीटनाशी, गंधकारक आदि डिब्बे में आते हैं और फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं। इन्हें एरोसॉल कहते हैं। इनके उपयोग से वाष्पशील CFC वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन स्तर को नष्ट करते हैं। यही सब जो सुगंधित सेंट हैं, झागदार शेविंग क्रीम है और कीटाणुनाशक दवा है, गंधहरक आदि डिब्बे जो आते हैं, इसमें जो फॉग बनने वाले जो क्रीम होते हैं और एरोसॉल होते हैं, ये CFC को वायुमंडल में पहुंचाता है और इसके कारण ही वायुमंडल में CFC की मात्रा बढ़ जाती है और ये ओजोन परत को क्षय करता है, नहीं हानि पहुंचाता है। CFC का व्यापक उपयोग एयर कंडीशनरों, रेफ्रिजरेटरों, शीतलकों, जेट इंजनों, अग्निशामक उपकरणों आदि में होता है। वैज्ञानिकों के अध्ययन से पता चला है कि 1980 के बाद ओजोन स्तर में तीव्रता से गिरावट आई है। वैज्ञानिक जब अध्ययन किए तो पता चला, यहाँ पर पता चला समताप मंडल और ओजोन मंडल के बीच में जो पाया जाने वाला परत है ओजोन परत, इसके बारे में अध्ययन किए 1980 में तो पता चला कि ओजोन स्तर में तीव्रता से गिरावट आई है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में इतनी कमी आई है कि इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। वैज्ञानिकों का प्रयास है कि CFC समुचित विकल्प खोजा जाए जिससे ओजोन स्तर की कमी को रोका जा सके। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के दौरान यह सहमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अनेक प्रकार के सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी नेपा के प्रत्येक साल बैठक होता है और इसमें लगभग 197 से 98 देश भाग लेते हैं। ये सभी देश अपना अपना मत देते हैं कि हमें किस स्तर से ओजोन परत का सुरक्षा प्रदान करना है और हमारे देशों में जो CFC है उसका किस स्तर से हमको उपयोग करना है। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के दौरान यह सहमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, यानी कि जितना क्षय हुआ है उतना क्षय ही रखा जाए और उससे ज़्यादा क्षय ना हो ओजोन परत का। विभिन्न देशों में इस दिशा में कार्य चल रहा है और विभिन्न देश में इसके लिए अलग अलग कार्य चल रहे हैं कि ओजोन परत का क्षय ना हो। अब यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है इसके तहत ये जो शेविंग क्रीम, ये जो सेंट, ये जो कीटनाशक या गंध हारक या फुहारा झाग आदि के रूप में मिलने वाले जो एरोसॉल हैं, इन सबों पर सरकार के द्वारा लगाया गया टैक्स जो होता है 50% होता है ताकि इसका उपयोग व्यक्ति कम से कम करे और जो वायुमंडल में है उसमें ओजोन परत बना रहे। जब ये इन सबों से जो CFC है वो नहीं निकलेगा तो ओजोन परत का क्षय भी नहीं होगा और क्षय नहीं होने का कारण ही एयर कंडीशन या जो भी रेफ्रिजरेटर या शीतलक जेट इंजन हो गया, इन सबों को जो मूल्य होता है उच्च होता है क्योंकि इसका आधा जो वैट होता है ये सीधे सरकार के पास चला जाता है ताकि व्यक्ति कम से कम उपयोग करे
और CFC कम से कम वायुमंडल में मिले, और जिसके जब CFC वायुमंडल में कम मिलेगा तो ओजोन परत का क्षय भी नहीं होगा। ये बताया गया पारावैंगनिक किरणों को ओजोन परत द्वारा वायुमंडल में प्रवेश इस प्रकार से जाएगा जब हम सब उपयोग करेंगे। ये ओजोन स्तर है इस प्रकार, यहाँ से आ रही है सूर्य से आने वाली पारावैंगनिक किरण। अभी तक ये रोक रहा है, क्यों रोक रहा है? क्योंकि इसके लेयर में किसी प्रकार के कोई टूट फूट नहीं हुई है। अब इसी को हम देखेंगे इधर, CFC के क्लोरीन का ओजोन से प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन एवं क्लोरीन मोनोसेकेराइड का निर्माण करना। तो यहाँ से CFC के क्लोरीन की मुक्ति ऑक्सीजन क्लोरीन मोनोसेकेराइड के रूप में। यहाँ ओजोन है, यहाँ से CFC इसको हानि पहुंचाएगा, यहाँ सूर्य के प्रकाश है, यहाँ से इधर से CFC तोड़ना शुरू किया किसको? ओजोन परत को। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा इसका जो है अब टूट फूट शुरू हुई है। तीसरा स्टेज में बता रहा है ओजोन अपक्षय वाले हिस्सों से पारावैंगनिक विकिरणों का वायुमंडल में प्रवेश, ओजोन छिद्र का निर्माण। तो यहाँ से दिखाया गया है कि जब वायुमंडल में CFC की ज़्यादा मात्रा होगी तो ये जो ओजोन लेयर पाया जा रहा था यहाँ थोड़ा सा टूटा है, यहाँ पूरा टूटकर, और ये सूर्य से जो आने वाली पारावैंगनिक किरणें हैं ये किरण सीधे पृथ्वी पर पहुंचेगी। जब ये किरणें पृथ्वी पर पहुंचेगी, क्यों पहुंची? क्योंकि ओजोन लेयर ही टूट गया है। तो यहाँ जब ये सूर्य के पारावैंगनिक किरण पृथ्वी पर पहुंचेगी तो यहाँ से जीव जंतुओं में सबसे मैनुअली होगा जिसका नाम है त्वचा कैंसर और दूसरा नाम है मोतियाबिंद। ये सभी बीमारी उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसके लिए इसके लिए भारत सरकार और अन्य सभी देश के सरकार ये पायदान बना रहे हैं कि ये जो ओजोन लेयर है ये बना रहे और सूर्य की पारावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर ना पहुंचे। अब जानना है कि ये कैसे पता चला कि इससे मोतियाबिंद या पारावैंगनिक किरणों से जो मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर होता है किस प्रकार होता है। तो यह जो छिद्र दिखा गया यानी ओजोन छिद्र जो देखा गया वो अंटार्कटिका में देखा गया है। वहाँ पर भारत के गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे अनेक अनुसंधान संस्थाएं लगी हैं। तो वहाँ पर प्रक्षेपण किया तो पता चला कि ओजोन जो परत है उसका क्षय हो चुका है और वहाँ से आने वाली पारावैंगनिक किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुँचती है और इन किरणों से जब भी होगा तो मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर जैसे हानिकारक बीमारी होंगे। तो वहाँ से पता चला कि हमको पारावैंगनिक किरण से क्या क्या हानि हो सकता है।